हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह डीडी शर्मा बुक की दूसरी क्लास है। इसके पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप पहली क्लास भी ज़रूर देख लीजिएगा। और आप जो यह क्लास है, इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास में महत्वपूर्ण जो डीडी शर्मा जी की बुक है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में यह क्लास है। और जैसा आप जानते हैं डीडी शर्मा जी की बुक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। आगामी आने वाले जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और इस क्लास में स्कोर ज़रूर आप बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। अगर आपने थोड़ा भी डीडी शर्मा बुक को पढ़ा होगा तो आप इन प्रश्नों के आंसर आसानी से दे पाएंगे। और इस जो यह क्लास है इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। और धीरे धीरे अगर आप इस क्लास को फॉलो करते हैं तो आपकी डीडी शर्मा जी की बुक धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी। और सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वह बुक रहती है। तो इसलिए इस क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर नामक देवस्थल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो यह किस जनपद में स्थित है ओंकारेश्वर नामक देवस्थल? तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्नों की हम व्याख्या भी करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग नामक जनपद में यह स्थित है। हमारे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में यह स्थित है। तो इसमें होता क्या है, मेनली शीतकाल में भगवान केदारेश्वर की उत्सव मूर्ति की पूजा इसी मंदिर में संपन्न की जाती है। इसमें केदार खंड की प्रमुख देव शक्तियों बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, ओंकारेश्वर के अतिरिक्त उषा, निरुद्ध, मानधाता, पंचमुखी शिव एवं भगवती पार्वती आदि की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं, यह ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, ओड़ा भेटने की परंपरा किस मेले से संबंधित है? ओड़ा भेटने की परंपरा किस मेले से संबंधित है? सबसे पहले तो हमें ओड़ा या ओड़ इस शब्द का मतलब पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है विभाजक चिन्ह। मतलब ओड़ा विभाजक चिन्ह, दो चिन्ह विभाजन कहाँ पर होता है? दो चीज़ों के बीच में ही विभाजन होता है। तो वहाँ किसी भी दो चीज़ों के बीच में विभाजक चिन्ह ओड़ा, एक तरह से ओड़ा विभाजक चिन्ह को दर्शाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये किस मेले से संबंधित है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। श्यालदे बिखौती मेले से संबंधित है। परंपरा ओड़ा भेटने की परंपरा श्यालदे बिखौती मेले से संबंधित है। यह कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, थोड़ा चर्चा करते हैं इसकी। यह कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत द्वाराहाट के जो श्यालदी बिखौता मेला लगता है, मेले के अवसर पर वहाँ के दोरियालों के 3 धड़ों, मतलब ग्रुप, एक तरह से गरख, आल और नौल्यूत या नौजुला के बीच मध्यकाल से परंपरागत रूप से निभाई जाने वाली एक परंपरा है। कौन से धड़ों के बीच में? गरख, आल और नौल्यू या नौजुला, इन जो ये धड़ हैं उनके बीच में परंपरागत रूप से निभाई जाने वाली यह परंपरा है। और यहाँ पर द्वाराहाट बाजार में सड़क के किनारे एक पाषाणी संरचना है, मतलब पत्थर की संरचना है, जिसे ओड़ा माना जाता है, अर्थात विभाजक चिन्ह माना जाता है। धड़ों के बीच में, 2 धड़ों के बीच में माना जाता है। और ऐसा है, मतलब इसमें यह भी माना जाता है कि मतलब यहाँ पर जो है इसका एक इतिहास भी है इस परंपरा का। यहाँ पर मेले के दिन धड़ों के द्वारा इस पाषाण खंड पर लाठियों से मारने की परंपरा है। इसका अपना इतिहास भी है। कहा जाता है कि पिछले समयों में एक बार यहाँ के शीतला देवी के मंदिर में पहले दर्शनों को लेकर 2 धड़ों के बीच मतभेद हो जाने से उनके बीच संघर्ष हो गया था, जिसमें होने वाले दल के मुखिया का, मतलब जो होने वाला जो दल का मुखिया था, नेक्स्ट जो मुखिया था, उसका सिर काटकर यहाँ पर गाड़ दिया गया था और दोनों के बीच विभाजन के लिए इस पत्थर का ओड़ा बना दिया गया था। यह एक, मतलब इसके बारे में संक्षिप्त डिटेल थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से संबंधित है? मुख्य रूप से कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जनपद के अंदर द्वाराहाट के श्यालदे बिखौती मेले से, वहाँ पर यह भेटा जाता है ओड़ा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओडाल प्रथा क्या है? ओडाल प्रथा क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडाल प्रथा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक विवाह संबंधित प्रथा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह एक कैसी प्रथा है? विवाह संबंधित प्रथा है। तो थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं इस प्रश्न की।
उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के जनजातीय क्षेत्रों जौनपुर, उत्तरकाशी एवं भोटांतिक क्षेत्रों की, तो यह विवाह से संबंधित एक प्रथा है, ओडाल प्रथा। और यह किस तरह की प्रथा है थोड़ा जानते हैं। तो मतलब भोटांतिक क्षेत्रों की एक वैवाहिक प्रथा का यह मतलब बोधक है। उत्तरकाशी जनजातीय क्षेत्रों जौनपुर, उत्तरकाशी, भोटांतिक क्षेत्रों की वैवाहिक प्रथा का बोधक है। ओडाल का अर्थ होता है उड़ाकर ले जाना, मतलब किसी पुरुष के द्वारा किसी लड़की या स्त्री को भगाकर ले जाना। यह कार्य विशेष कर मेले ठेलों के अवसरों पर किया जाता था। इसमें प्रायः लड़की की सहमति रहती थी, अतः बाद में बड़ों के बीच में पड़ने से उनका वैवाहिक बंधन स्वीकृत कर लिया जाता था। तो एक तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विवाह संबंधित। बाकी चर्चा मैंने कर दी है, उसमें से आपको कुछ महत्वपूर्ण लगता है तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उठाल क्या है? तो उठाल क्या है? यह भी एक महत्वपूर्ण क्या है? विवाह है। उठाल भी एक तरह का विवाह ही है। इसकी भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उठाल क्या है? मतलब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह भी एक तरह का वैवाहिक संबंध है। कुमाऊं मंडल के जोहार जनजातीय क्षेत्र में भी जब कोई विवाहित स्त्री या अविवाहिता लड़की सामाजिक प्रतिबंधों की परवाह न करके अभिभावकों की अनुमति के बिना किसी पर पुरुष की पत्नी बनने की इच्छा से उसके साथ चुपचाप दूरस्थ स्थान पर चली जाती है, तो उस दंपति को उठलिया तथा इस वैवाहिक संबंध को उठाल कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर, तो इसके लिए आप क्षमा करिएगा। तो पांचवा प्रश्न है, मध्यकालीन कुमाऊं की प्रशासकीय व्यवस्था में जनता द्वारा अपने निकटस्थ प्रशासकों, प्रधानों, सामंतों, शयानों, थोकदारों को भेंट दी जाती थी। इसे क्या कहा जाता था? तो इसे क्या कहा जाता था? मतलब जो मध्यकालीन प्रशासनीय व्यवस्था थी उसमें जनता द्वारा जो उनके प्रशासक, प्रधान, सामंत, शयाने, थोकदार होते थे उनको भेंट दी जाती थी, तो उसको क्या कहा जाता था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसको ओलग कहा जाता था। मतलब इसको ओलग कहा जाता था। वर्षा काल में थोड़ा इसकी चर्चा करते हैं। वर्षा काल में भाद्रपद संक्रांति के दिन दही की ठेकी, गाबा, मतलब जो आपने अरबी के जो पत्ते होते हैं, पिनालू भी इसको कहा जाता है, तो गाबा वो दिया जाता है। भुट्टे, मक्का एक तरह से, ककड़ी, बकरा काटने पर उसके भुजे, मतलब भुजे हुए मांस, मौसमी सब्जियां, ऋतु के अनुसार फल, केले, मतलब इस तरह की चीज़ें उपहार स्वरूप दी जाती थी। तो ओलग एक तरह से क्या है? भेंट को कहा जाता था जो दी जाती थी मध्यकालीन कुमाऊं की प्रशासकीय व्यवस्था में। यह ध्यान रखिएगा, कुमाऊं की प्रशासकीय व्यवस्था में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, इस तरह से पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, कुमाऊं के उत्तरी क्षेत्रों में एक प्रथा प्रचलित थी जिसमें लड़की की शादी के साल भर बाद ससुराल वालों द्वारा मायके वालों को भेंट दी जाती थी। इसे क्या कहा जाता था? तो मतलब कुमाऊं के जो उत्तरी क्षेत्र थे, कुमाऊं के उत्तरी क्षेत्रों में एक प्रथा प्रचलित थी इसमें लड़की के ससुराल वालों द्वारा मायके वालों को एक भेंट दी जाती थी। इसे क्या कहा जाता था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसे क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसे ओलुक कहा जाता था। ओलुक कहा जाता था इसको, मतलब कुमाऊं में प्रथा प्रचलित थी साल भर बाद, तो ओलुक कहा जाता था। तो शेर सिंह बिष्ट जी के अनुसार लड़की की शादी के साल भर बाद उसके ससुरालियों द्वारा लड़की के मायके वालों को ओलुक दिया जाता था। इसको ओउक भी कहते हैं, ओ उ को, यह दिया जाता था। बदले में मायके वालों के द्वारा ससुरालियों को भेंट स्वरूप भैंस, परात, मतलब बड़ी थाली को परात कहा जाता है, फौला, तांबे का गगरा जो होता है मटका टाइप का तांबे का, उसको ये सब भेंट स्वरूप दिया जाता था। किसके? मायके वालों द्वारा। और उनको जो भेंट दी जाती है ससुराल वालों द्वारा एक साल बाद मायके वालों को, वो ओलुक कहलाता था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस तरह से मैं इसे पढ़ देता हूँ, काफ़ी बड़ा है। उत्तराखंड की कौन सी उपजाति पर्वतीय क्षेत्रों में कर्कावृष्टि, अतिवृष्टि, वज्रपात आदि प्राकृतिक विपदाओं के समय तंत्र मंत्र टोने टोट के करे
जिनसे विपदाओं का परिहार किया जा सके, मतलब निवारण किया जा सके, इसका उत्तरदायित्व किस उपजाति को सौंपा गया था। मतलब अगर बारिश हो रही है, कर्का वृष्टि हो रही है, तो और कोई प्राकृतिक आपदाएं, वज्रपात ऐसे कुछ हो गया, तो इसके निवारण के लिए क्या किया जाता था। तो इसके निवारण के लिए उत्तराखंड की मतलब एक जनजाति को उत्तरदायित्व सौंपा गया था कि मतलब वह तंत्र मंत्र टोने टोटके करे जिससे विपदाओं का परिहार किया जा सके, उनका निवारण किया जा सके। तो इसके लिए एक जनजाति को, एक उपजाति को, जनजाति नहीं सॉरी उपजाति को इसका दायित्व सौंपा था। वह उपजाति कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर क्या आंसर हो जाएगा, यह उपजाति ओली थी। ओली उपजाति को यह कार्य सौंपा गया था कि इस तरह की कोई भी मतलब जो भी पर्वतीय क्षेत्रों में कर्का वृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, वज्रपात आदि की प्राकृतिक विपदाओं, आंधी, बयार का, हवा का संकट ऐसा कुछ बन जाए जिससे कृषि को हानि होने की संभावना हो, तो मतलब ऐसे जन मान्यता के अनुसार ऐसे तंत्र मंत्र एवं टोने टोटके होते थे जिनसे विपदाओं का परिहार किया जा सकता था। इसका उत्तरदायित्व एक जाति विशेष के लोगों को सौंपा गया था जो यहाँ की उपजाति व्यवस्था में ओली कहलाते थे। क्या कहलाते थे, ओली। ये लोग वृष्टि के संबंध देवताओं की जो मतलब ऐसी जो प्राकृतिक वृष्टि हो रही है उससे संबंधित देवताओं की मनौती के लिए तांत्रिक उपचारों के अतिरिक्त ज्येष्ठ तथा आश्विन के महीनों में अपने नियत ग्रामों में जाकर पूजा सामग्री एकत्र करके ग्राम देवताओं की पूजा करते थे कि ऐसा न हो। इस कार्य के लिए उन्हें प्रत्येक फसल पर अन्न का कुछ भाग दिया जाता था। ये जो जाति ओली होती थी यह सवर्ण भी हो सकती थी और असवर्ण दोनों ही लोग हो सकते थे, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ओली, जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कर्का वृष्टि। कर्का कहा जाता है ओला को। ओला जो होता है आकाश से गिरता है, ओला को कहा जाता है कर्का। तो उसी से शब्द से बनी है ओली जाति। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओवलिया क्या है। तो ओवलिया क्या है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओवलिया ऑप्शन ए एक लोक देवता हैं, यह ओवलिया, ध्यान रखेगा। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जनपद में महरपट्टी के भाटकोट के आसपास पूजे जाने वाले यह एक लोक देवता हैं, ध्यान रखिएगा। पिथौरागढ़ जनपद के महरपट्टी के भाटकोट के आसपास पूजे जाने वाले एक लोक देवता हैं। इनके विषय में लोगों का मानना है कि यह कुमाऊं के बहुपूजित लोक देवता हरु के अनुयायी हैं, यह ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लोक देवता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। कुमाऊनी के शब्द ओछा का संबंध किससे है। तो कुमाऊनी के शब्द ओछा का संबंध किससे है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओछा का संबंध किससे है, कुमाऊनी शब्द शिशु प्रसव से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिशु प्रसव से है। इस शब्द का शिशु प्रसव, इस संबंध में यह एक परंपरागत मान्यता है। थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं ओछा शब्द से। यह एक परंपरागत मान्यता है कि यदि एक ही परिवार में किसी प्रसूता की देवरानी, जेठानी, ननद ये आदि का भी 22 दिन के अंतर्गत प्रसव हो जाए तो वह प्रथम, मतलब जैसे एक का प्रसव हो गया तो 22 दिन के अंदर किसी उसी स्त्री की देवरानी, जेठानी, ननद आदि का 22 दिन के अंदर प्रसव हो जाए तो वह प्रथम पैदा हुए शिशु के लिए अशुभ होता है, इसे ही ओछा कहा जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं। टिहरी गढ़वाल राज्य शासनकाल में औताली प्रथा कब तक प्रचलित थी। तो औताली प्रथा कब तक प्रचलित थी, यह प्रचलित थी 1949 तक। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। औताली प्रथा एक बहुत ही मतलब बेकार प्रथा कह सकते हैं, प्रचलित थी। तो होता क्या था, थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं। टिहरी गढ़वाल राज्य के शासनकाल में यहाँ के कानून के अंतर्गत भूमि पर बसे परिवार का कर्ता यदि औता भी जिसको कहा जाता था मर जाता था तो उसकी मृत्यु पर औत की अर्थात अपुत्री की समस्त चल अचल संपत्ति पर उसके सपिंडों के अधिकार को मान्यता न देकर, मतलब आगे जो पिंड उसके अन्य लोग हैं पिंड के उनको अधिकार नहीं होता था, उसे राज्य की संपत्ति माना जाता था। यह
तक की मृतक की, यहाँ तक कि इतनी मतलब यह खराब प्रथा देगी जो उसकी मृतक की अनब्याही पुत्रियाँ, मतलब परिवार का मुखिया मर गया तो उससे संबंध मेन यह चीज़ है। तो मतलब परिवार का मुखिया जैसे मर गया, उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ हो जाने पर क्या होगा, उसकी जो संपत्ति है उसको राज्य की संपत्ति मान लिया जाएगा। तो मृतक की अनब्याही पुत्रियों को भी राज्य की संपत्ति मानकर उन्हें राज परिवारों में लोडियों और बंदियों के रूप में रख दिया जाता था, मतलब एक तरह से काम करने के लिए। तथा अथवा उसकी विधवा पत्नी रख दिया जाता था, अथवा उसकी विधवा जो पत्नी तथा अनब्याही पुत्रियों को टके का ब्याह करके अर्थात वधु मूल्य लेकर उससे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कर दिया जाता है। एक तरह से मतलब बेच जैसा दिया जाता था, उनको पैसा लेकर के उनके विवाह कर दिया जाता था और उसको राजकोष में जमा कर दिया जाता था। तो एक तरह से मतलब इतनी ऐसी प्रथा है जिसके विषय में अंतरात्मा भी लोगों की कांप उठेगी ऐसा सोच करके कि मर गया तो उनके साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है। तो इससे बचने के लिए कई लोग वृद्धावस्था में दूसरा तीसरा विवाह करते थे। तो मतलब यह भी लोग करते थे। तो और यह एक मतलब इस तरह से औताली प्रथा थी, यह हमने इसकी चर्चा करी। औताली को राज्य की आय का स्रोत माना जाता था। जो मैंने लास्ट में यह वर्ड बोला, औताली क्या था, राज्य की आय का एक स्रोत था। तो यह 1949 तक प्रभावी थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1949, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यह थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।